हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं एचटेट का पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम आ रहा है और पीजीटी स्क्रीनिंग भी आ रही है इंग्लिश की, जिसमें कि एक बहुत मेजर पार्ट है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स। ठीक है, तो अभी बहुत सारे राइटर्स हैं जो मैं मेरे चैनल पर कवर कर चुकी हूँ, उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क, उनको प्राइजेज अवार्ड्स क्या मिले हैं, उनका वर्किंग स्टाइल। आज जो पोइट या आज जो राइटर हम करने वाले हैं वो है सरोजिनी नायडू। बहुत ही बेहतरीन फीमेल राइटर थी ये। इनके वर्क्स बहुत ही ज़्यादा आप ये बोल सकते हो रिमार्केबल थे, वर्थ रीडिंग थे, प्रेज वर्दी थे। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लिटरेरी करियर के साथ साथ ये पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। तो आज के वीडियो में हम करेंगे सरोजिनी नायडू की बायोग्राफी, उनकी अर्ली लाइफ, चाइल्डहुड, देन उनकी जो उनका एकेडमिक करियर, देन हर मैरिड लाइफ, उसके बाद उनके मेजर वर्क्स और उनका पॉलिटिकल करियर भी, और कुछ वर्क्स को हम डिस्कस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरोजिनी नायडू को पॉपुलरली जाना जाता है एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल क्या होता है? कोयल। ठीक है। सो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। शी वाज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। इनके फादर थे डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और ये प्रोफेसर थे निज़ाम के कॉलेज में। इनको एल्केमी में बहुत इंटरेस्ट था, यानी मेटल्स से गोल्ड में कन्वर्ट करना, गोल्ड को मेटल्स में कन्वर्ट करना। एल्केमिस्ट होते हैं ये। एल्केमी में इनका बहुत इंटरेस्ट था। इनकी मदर थी वसुधा सुंदरी। वसुधा ये अपने हस्बैंड की तरह इक्वली टैलेंटेड थी और बहुत अच्छे लिरिक्स लिखती थी। राइट। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो पढ़ाई के लिए सरोजिनी नायडू को मद्रास भेजा गया, जहाँ पर 1891 में उन्होंने मैट्रिक पास की। पूरी प्रेसिडेंसी में ये फर्स्ट थी, लेकिन 1892 में इनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से ये वापस हैदराबाद आ गई। हैदराबाद आने के बाद उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े और उनका नेचर के लिए जो आउटलुक था वो चेंज हो गया। 1994 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। यहाँ पर इनके जो छोटा भाई है उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई। और उसके बाद उन्हें शी फेल इन लव विद अ यंग डॉक्टर। एक यंग डॉक्टर के साथ उन्हें प्यार हुआ जिनका नाम था गोविंद राजुला नायडू। ठीक है। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। ये जो इवेंट्स हो रहे थे, पहले बेटे का मर जाना, देन उसके बाद सरोजनी का टू फॉल इन लव, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें वापस मद्रास भेज दिया। शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सरोजनी लंदन रहेंगी। उन्होंने सरोजनी को लंदन भेज दिया और सरोजनी को ये लगता था कि उनके फादर जो है अगेंस्ट है उनकी शादी के और प्यार के, बिकॉज वो बंगाली है और उनके हस्बैंड क्या है, तमिल है। लेकिन ऐसा नहीं था, उनके फादर लिबरल थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये एक मोमेंट्री फिजिकल अट्रैक्शन या मोमेंट्री कोई अट्रैक्शन ना हो, जिसके लिए बाद में सरोजनी को रिग्रेट हो। सो एज अ वेरी कंसर्न फादर उन्होंने ये स्टेप लिया था। उनके ब्रदर की जो डेथ हुई थी वो 1894 में हुई थी, 1994 में नहीं हुई थी। सॉरी, वो थोड़ा सा मिस्टेक था, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1894 में। ठीक है। लंदन में 3 साल रही वो। वहाँ पर वो 2 लिटरेरी फिगर्स के टच में रही कॉन्टिन्यूसली, साइमन्स एंड एडमंड गॉस। ठीक है। अब साइमन्स और एडमंड गॉस ने उनको बहुत हेल्प की, उनके पोइटिक जीनियस पर बहुत काम किया और बहुत अच्छे से वो एक रिफाइंड पोइट बन गई। 1898 में वो वापस इंडिया आए। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनसे और उन्होंने उनके जो लव है उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड दे अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिज। राइट। तो उन्होंने उनकी मैरिज को भी अप्रूव कर दिया। उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया। 1901 में एक बॉय जयसूर्या, 1902 में एक लड़की पद्मजा, 1903 में एक लड़का रणधीरा और 1904 में एक लड़की लीलामणि। सो टोटली उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटी। ठीक है। और ये उनके बर्थ ईयर है। इतना आता नहीं है पर हम उनकी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यू शुड हैव अ बिट नॉलेज कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वो महात्मा गांधी से मिली 1914 में, जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ और करियर बदल दिया और वो एक फ्रीडम फाइटर बन गई सब कुछ छोड़ के। राइट।
1925 में उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और 1926 में अपने पॉलिटिकल करियर को फॉलो करते हुए ही उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया को ट्रैवल किया और उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में। वो नेहरू फैमिली का एक फैमिली मेंबर की तरह बन गई और वो मोस्टली आनंद भवन में ही रहती थी। 1927 में उन्होंने हेल्प की फाउंड करने में ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, और वो होनोलुलु भी गई एज अ डेलीगेट गई वो ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की, कहाँ पर, होनोलुलु, राइट। 1928 में उन्होंने अटेंड की द पैन पैसिफिक विमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था, कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को बूस्ट करने में या ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस को बूस्ट करने में, ऊपर ले जाने में। देन उसके बाद 1929 में वो वापस इंडिया आ गई थी यूएसए एंड कनाडा का टूर करके, और 1930 में उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस का, जिसको बनाने में उन्होंने हेल्प की थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, वो दांडी मार्च जैसे हिस्टोरिकल इवेंट का भी पार्ट रही थी, और महात्मा गांधी के अरेस्ट होने के बाद मई 1930 में उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को भी लीड किया, ठीक है, उन्होंने उसको लीड किया वहाँ जाके, जिसके लिए उन्हें जेल हो गई थी, और 1932 में जनवरी 1931 में उन्हें रिलीज किया गया था जेल से, राइट। उसके बाद सितंबर 1931 में वो महात्मा गांधी जी के साथ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गई लंदन में, और उसके बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में भी जाकर उन्होंने काफ़ी लेक्चर्स डिलीवर किए, राइट। और 1932 में वो वापस इंडिया आ गई। सो हम ये देख सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, और वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में और फ्रीडम फाइटिंग में। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उनको फिर से अरेस्ट किया गया गांधी जी और अदर नेशनल लीडर्स के साथ, ठीक है। देन दिसंबर 1940 में उन्हें जेल से रिलीज कर दिया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर और फ्रीडम फाइटिंग में इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि वो काफ़ी बार जेल भी गई, राइट। 9 अगस्त 1942 को उन्हें अरेस्ट किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए। 1942 में स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। जेल में मलेरिया होने की वजह से 21 मार्च 1943 को उनको जेल से रिलीज किया गया। तो अब तक जो हमने पढ़ी है हिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग अब तक वो 3 बार जेल जा चुकी हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फ्रीडम फाइटिंग या फ्रीडम एज अ फ्रीडम फाइटर। मार्च 1947 में वो प्रेसिडेंट बनी एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की न्यू दिल्ली में, और उन्होंने एक स्पीच डिलीवर किया 23 मार्च 1947 को। पोस्ट इंडिपेंडेंस वो गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की, कब, नवंबर 1947 में, जब वहाँ के गवर्नर डॉक्टर BC रॉय ने रिजिग्नेशन दिया। उनके रिजाइन के बाद सरोजनी नायडू को गवर्नर बनाया गया उत्तर प्रदेश का इन नवंबर 1947। शी डाइड ऑन 10 मार्च 1949। तो वो 10 मार्च 1949 को शी लेफ्ट द वर्ल्ड। तो ये थी सरोजनी नायडू की बायोग्राफी, उनकी पूरी लाइफ की कहानी। अब हम बात करेंगे उनके वर्क्स की। अगर सरोजनी नायडू के वर्क्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल वर्क्स हैं उनके, और हर जो भी हमारे स्क्रीनिंग लगा लीजिए या HTET जो हमारा TGT PGT है उसके एग्जाम्स हैं, क्वेश्चंस आते ही हैं जनरली, राइट। सो उनकी जो फर्स्ट पोम थी वो एज थी 11 ईयर्स की, जिसमें उन्होंने लिखी 1890 में। 1892 में उन्होंने एक लॉन्ग पोम लिखी जिसका नाम था द लेडी ऑफ द लेक। 6 डेज में उन्होंने ये पोम लिखी और इसमें 1300 लाइन्स थी, राइट। 1892 में उन्होंने एक ड्रामा लिखा जिसमें 2000 लाइन्स थी। देन 1905 में उनकी फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश हुई जिसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसमें 40 लिरिक्स थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, राइट। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट थी वो 2 पोम्स थी, इनोवेशन टू इंडिया एंड लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस। ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क थे इनके। बात करते हैं बाकी वर्क्स की। 1912 में उनकी सेकेंड कलेक्शंस ऑफ पोएम पब्लिश हुई लंदन में, जो थी द बर्ड ऑफ टाइम। इसमें 46 लिरिक्स थे जिसकी थीम थी लव। देन 1970 में उनकी थर्ड कलेक्शन पब्लिश हुई लंदन में ही, द ब्रोकन विंग। इसमें 61 लिरिक्स थे और इनमें इंडियन स्पिरिट थी। इनकी डेथ के बाद इनकी 3 कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश हुई थी
ठीक है। फर्स्ट थी 1953 में द सेक्टर्ड फ्लूट, 3 पोम्स थी इस कलेक्शन में। देन 1961 में द फेदर्स ऑफ डॉन, 37 लिरिक्स थे इसमें। और द टेम्पल का एग्जैक्ट पब्लिशिंग ईयर नहीं दिया हुआ, बट एज पर एक पब्लिकेशंस 1982 के अराउंड द टेम्पल पब्लिश हुई थी, राइट। ये प्रीस्ट और पिलग्रिम के ऊपर एक पोम है। इनके फेमस वर्क थे बेंगल सेलर, इंडियन वीवर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द पैलेंक्विन बेयरर्स, द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग। अब हम इनके इन वर्क्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स करेंगे, जो फेमस वर्क्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अब करते हैं इनके जो मेजर वर्क है उनकी डिटेल या उनका डिस्क्रिप्शन की क्या है उस पोम में जनरली। इंडियन वीवर्स जो पोम है ये है इंडियन वीवर्स के बारे में। इस पोम में जो है सरोजिनी नायडू बात करती हैं ह्यूमन बीइंग्स के 3 स्टेजेस की लाइफ के, बचपन यानी जो न्यूबॉर्न होता है, फिर एडल्टहुड और फिर जो डेथ होती है उसके बारे में, ठीक है। तो वो कहती है कि वीवर्स जो है अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरह के क्लोथ्स बनाते हैं, यानी जो वीवर कौन हो गया, गॉड हो गया, और उन्होंने हमारी हर स्टेज के लिए लाइफ की अलग रोल डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मॉर्निंग में वो बनाते हैं ब्राइट कलर के क्लोथ्स न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। ये क्या शो करते हैं, ये स्टेज होती है हैप्पीनेस की, फ्रेशनेस की, होप और ब्यूटी की। न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, लोगों में होप होती है न्यू लाइफ की, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज है जो इवनिंग और डस्ट टाइम में बनाते हैं, वो बनाते हैं ब्राइट क्लोथ्स अडल्टहुड के लिए, अडल्ट लोगों के लिए। इस स्टेज में जो है सरोजिनी नायडू ये कहना चाहती है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। स्टैंजा 3 और जो थर्ड टाइम है वो बात करता है डेथ की, जिसमें जो वीवर्स हैं वो कलरलेस क्लोथ्स बनाते हैं, बिकॉज ये शो करते हैं लाइफलेसनेस को, कि लाइफ नहीं है, डेथ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पोयम है जिसमें वो वीवर्स के बारे में बात कर रही है, पर इनडायरेक्टली वो ये मैसेज देना चाहती है कि जिंदगी जो लाइफ है वो बिगिन होती है हैप्पीनेस से और एंड होती है हमेशा सॉरो एंड ग्रीफ पे। जब कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है घर पे सब खुश होते हैं, पर जब किसी की डेथ होती है तो इट ब्रिंग्स सॉरो एंड ग्रीफ एवरीवेयर। नेक्स्ट पोम इज पैलेंक्विन बेयरर्स। पैलेंक्विन बेयरर्स क्या है, डोली लेके जाने वाले, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्राइड को लेकर जा रहे हैं डोली में, पैलेंक्विन में, और मूव करते करते वो सॉन्ग गा रहे हैं। और सॉन्ग किसके बारे में है, ब्राइड की सिचुएशन के बारे में है। 2 स्टेजेस बताइए यहाँ पे। पहली कि वो बहुत खुश है कि वो अपने हस्बैंड के घर जा रही है, जॉय ऑफ गोइंग टू हस्बैंड्स होम। और सेकंड जो उसका स्टेज है, सिचुएशन है, वो ये है कि वो सैड है क्योंकि उसकी फैमिली से उसका सेपरेशन हो रहा है। तो बेसिकली इस पूरे जो पोम है इसमें यही हो रहा है, वो लोग सॉन्ग गा रहे हैं और सिचुएशन बता रहे हैं एक ब्राइड की कि किस तरह से वो 2 सिचुएशंस में एक साथ है, हैप्पीनेस एंड सॉरो। शी इज हैप्पी बिकॉज शी गॉट मैरिड और वो अपने हस्बैंड के घर जा रही है, एंड शी इज सैड बिकॉज शी इज लिविंग हर फैमिली। नेक्स्ट पोम विच विल रीड नाउ, विच विल डिस्कस नाउ इज बेंगल सेलर। बेंगल सेलर क्या है, एक पोम है जो एवरीडे लाइफ बताती है बेंगल सेलर्स की। पोम जो है ये एक्सप्लोर करती है लाइफ को, इंडियन विमेन के, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस जो उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। बेसिकली बेंगल सेलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडियन कल्चर में, इन एवरी विमेन्स लाइफ, और उसके पास हर एज की विमेन के लिए बेंगल्स हैं। आज के टाइम पे तो नहीं, पर जिस टाइम पे पोएम लिखी गई है उस टाइम पे जो बेंगल सेलर्स थे वो टोकरी में बेंगल लेकर गलियों में घूमते थे, घर घर जाते थे, और एक अलग ही जॉय होता था उसके आने का, राइट। उसके डे फिक्स होते थे कि वो किस दिन किस बाजार में जाएगा या वो किस दिन किस कॉलोनी या एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो उनके आने का एक अलग ही जॉय होता था, एक अलग ही खुशी होती थी लेडीज में, और उनके पास हर एज की लेडी के लिए कुछ ना कुछ होता था, हर एज की विमेन के लिए। सो हर एज की विमेन को उसका इंतजार रहता था। जैसे कि सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स होती थी यंग गर्ल्स के लिए, ग्रीन होती थी ब्राइड के लिए, रेड होती थी न्यूली वेड के लिए, पर्पल, गोल्ड, ग्रे, इस तरह की बैंगल्स होती थी मिडल एज विमेन के लिए। सो हर एज की विमेन को बैंगल सेलर का वेट रहता था, और उसके पास हर एज की लेडी के लिए कुछ ना कुछ होता था अपनी उस टोकरी में, राइट। तो यही है बेसिकली इसमें बताया गया है कि बेंगल सेलर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या बेंगल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक विमेन की लाइफ में। हर फेज को उसकी हर स्टेज पे शी वेयर बेंगल अलग अलग कलर्स की, और वो उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो बेसिकली पूरी पोम में यही बताया गया है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो भी। और जो टिंकलिंग ऑफ बैंगल्स है वो एक्सप्रेस करती है जॉयज एंड सोरोज, एक
औरत के शादी करने की या एक औरत की लाइफ के, एक विमेन लाइफ की जितने भी जॉयज एंड सॉरोज हैं उससे वो ट्विंकलिंग ऑफ बैंगल एक्सप्रेस करती है उससे, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा बैंगल्स पहनती है इट मीन शी इज़ वेरी हैप्पी, न्यूली मैरिड है, पूरा हाथ बैंगल्स से भरा हुआ है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन शो किया गया है टिंकलिंग ऑफ बैंगल्स के साथ। नेक्स्ट पोम इज इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ये बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट की थीम पे एक बाजार है जिसमें वेरियस स्टॉल्स हैं और स्टॉल्स पे घूम घूम कर वो चीज़ें बताते हैं और बेसिकली वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर होते हैं और गुड क्वालिटी से बने होते हैं, राइट। तो बेसिकली जो थीम है पोम का वो है स्वदेशी मूवमेंट। और बात करते हैं लास्ट जो फेमस वर्क है सरोजनी नायडू का, द एंथम ऑफ लव। ये कंट्री के लिए लिखी गई पोम है और ये पेट्रियोटिक पोम है एक, जिसका थीम है कंट्री और नेशन लव, ठीक है। तो ये थे बेसिकली जो भी फेमस वर्क सरोजनी नायडू के। आई एश्योर यू अगर आप इस वीडियो को थॉरोली कर लोगे तो इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। HTET PGT एंड TGT और PGT इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए सारे वीडियोस चैनल पर रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, चाहे वो ग्रामर है, चाहे राइटिंग स्किल्स है या फिर लिटरेचर है। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा एंड प्रिपेयर करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।